नमस्कार, आप हैं IMN7 के साथ। आइए नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार टकराव और तनाव के बीच अब तक बातचीत होने जा रही है। दोनों देशों के बीच डीजी स्तरीय बातचीत आज सुबह 10 बजे BSF मुख्यालय में होगी। बातचीत के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स का 16 सदस्यीय दल बुधवार को ही दिल्ली पहुंचा। पाकिस्तानी रेंजर्स का दल अटारी से होते हुए दिल्ली पहुंचा। पाक दल की अगुवाई पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक कर रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से BSF का नेतृत्व DGT के पाठक करेंगे। पाक रेंजर्स के साथ होने वाली इस बैठक में BSF का 30 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। इस दल में गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर भी मौजूद रहेंगे। दोनों देशों के बीच डीजी स्तरीय बातचीत आज से शुरू होकर 12 सितंबर यानी कि 3 दिनों तक चलेगी। सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन, सीमा पर तस्करी और आतंकी घुसपैठ जैसे तमाम गंभीर मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। एक तरफ डीजी स्तर की बातचीत होने जा रही है, तो वहीं NSA स्तर की बातचीत की तरह इसे भी डिरेल करने की पाकिस्तान की तरफ से पुरजोर कोशिशें हुई हैं। बैठक से एक दिन पहले बुधवार को एक बार फिर कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। यही नहीं, पाकिस्तान के NSA सरताज अजीज की तरफ से भारत को धमकी देते हुए कहा गया कि अगर दाऊद और हाफिज सईद को पकड़ने के लिए भारत पाकिस्तान में कोई गुप्त ऑपरेशन चलाता है तो करारा जवाब दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभारंभ के लिए आज नई दिल्ली से सुबह 8:15 बजे रवाना होकर भोपाल पहुंचेंगे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान PM मोदी की अगवानी करेंगे। इसके बाद PM लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और फिर सुबह 10 बजे विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। PM सुबह 11:30 तक हिंदी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 32 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर हो रहे विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए भोपाल में जोरदार तैयारियां की गई हैं। भोपाल दुल्हन की तरह सज चुका है। विश्व हिंदी सम्मेलन में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों ने प्रदर्शनी लगाई है। सम्मेलन के आखिरी दिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इसमें शिरकत करेंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में कुल 5 चरणों में चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव नसीम जैदी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया। मतदान के लिए 12 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 1 नवंबर और 5 नवंबर की तारीख तय की गई है, जबकि वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए कुल 6 करोड़ 68 लाख मतदाता वोट डालेंगे। आयोग ने चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए पुख्ता इंतजाम होने का दावा भी किया है। बिहार चुनावों में इस बार खास बात यह रहेगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पहली बार उम्मीदवारों की तस्वीर होगी, जिससे मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों को पहचानने में सुविधा होगी। बिहार चुनाव के पहले चरण में 10 जिलों में 49 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 6 जिलों में 32 सीटों पर कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में मतदान होगा, जबकि तीसरे चरण में 6 जिलों में 50 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 60 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 5वें चरण में 9 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार चुनाव का ऐलान होते ही नेताओं के बीच अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को पेड़ से गिरा बंदर बताया। लालू ने मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बंदर पेड़ से गिर जाता है उसे जमात में नहीं मिलाते हैं। लालू ने कहा कि बीजेपी मांझी को जो कहेगी वो उतना ही करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बंदर वाले बयान पर पलटवार करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जो खुद बंदर होता है उसको दूसरा भी बंदर ही नजर आता है, उसको बंदर बोलता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज दिल्ली में बीजेपी नेता अनंत कुमार से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर मंथन करेंगे। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने परिवारवाद के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्षी दलों के पास उनके खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि हमारा गठबंधन विकास की बात करता है, जबकि बीजेपी गरीब विरोधी है। जातिवाद के आरोपों पर तेजस्वी ने कहा कि जो लोग विशेष जाति की बात करते हैं, क्या वो जातिवादी नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने नीतीश और लालू पर जमकर निशाना साधा। रामकृपाल ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि भैंस चराने और लाठी भांजने से नौजवानों का काम नहीं चलने वाला है। वहीं उन्होंने जनता से नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर जबानी तीर चलाए। पप्पू ने लालू की तुलना महाभारत के शिखंडी से की और नीतीश कुमार को कमजोर और कायर मुख्यमंत्री करार दिया। दिल्ली में सीटों पर हुई बैठक के बाद एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि उनका गठबंधन किसी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहता। चिराग ने कहा कि मोटे तौर पर सीटों को लेकर सहमति बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही अब सासाराम में जिला प्रशासन ने होर्डिंग्स हटाने का काम शुरू कर दिया है। सरकारी योजनाओं के विज्ञापन में सीएम की तस्वीर होने के चलते होर्डिंग्स को हटाया गया है।
केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के फैसले के तुरंत बाद बिहार सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ते का ऐलान किया। केंद्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तौर पर अब मूल वेतन का 119% मिलेगा। पहले महंगाई भत्ता 113% था। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2015 से लागू होगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। हालांकि बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले महंगाई भत्ते को लेकर सरकार के उठाए गए इस कदम पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सोनिया आम लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी जनता के बीच जाएंगी। अपने संसदीय क्षेत्र में घूमकर सोनिया वहां के विकास कार्यों का जायजा लेंगी। रायबरेली दौरे के पहले दिन यहां पर सोनिया गांधी फुर्सतगंज से रायबरेली के लिए जा रही थीं, तो एक जगह रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के चलते उन्हें 15 मिनट का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान सोनिया वहां से गुजरने वालों का हालचाल जानती रहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिनों के ओडिशा दौरे पर जा रहे हैं। राहुल बारगढ़ जिले में किसान बचाओ मार्च का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान राहुल केंद्र सरकार की विफलताओं को भी जनता के बीच रखेंगे। अपनी ओडिशा यात्रा के पहले दिन यानी कि आज राहुल उन किसानों के परिवार से भी मिलेंगे जिन्होंने गरीबी और कर्ज के चलते आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे की उठाने के लिए ही राहुल किसान बचाओ मार्च करने जा रहे हैं। यूपी में सरकार और राजभवन के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। राज्यपाल राम नाईक ने लोकायुक्त की नियुक्ति के बदले कानून के बिल को विधिवत परीक्षण के बाद पास करने की बात कहते हुए फिलहाल रोक दिया। हालांकि तनातनी की इन खबरों के बीच पहली बार गवर्नर राम नाईक और सीएम अखिलेश यादव एक ही हेलीकॉप्टर से एक कार्यक्रम में शामिल होने बहराइच पहुंचे। पत्रकारों के पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा, गवर्नर से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। शीना बोरा मर्डर केस में बीच जांच में ही आईपीएस अधिकारी राकेश मारिया अचानक ट्रांसफर हुए और इससे वो नाराज हैं। नाराजगी इस हद तक है कि अब वो हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड की जांच नहीं करना चाहते। बता दें कि राकेश मारिया पिछले कई हफ्तों से हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड की जांच कर रहे थे। अचानक 8 सितंबर को उन्हें राज्य सरकार ने प्रमोशन देकर होमगार्ड विभाग का डीजी बना दिया। एप्पल ने आईफोन के नए हैंडसेट से पर्दा उठाते हुए आईफोन 6s और 6s प्लस को लॉन्च किया। लॉन्चिंग से पहले इसके नाम पर भी सस्पेंस बना रहा। कुछ यहां पे रिपोर्ट्स आने लगी कि आईफोन 7 लॉन्च हो रहा है। ये स्मार्टफोन एल्यूमिनियम कस्टम एप्पल अलॉय, सिल्वर गोल्ड और स्पे ग्रे और रोज गोल्ड कलर वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा। एप्पल ने 6s और 6s प्लस के साथ नई एप्पल वॉच, आईपैड प्रो, iOS, एप्पल पेंसिल के साथ ही कई ऐप्स भी शामिल किए हैं। भारत में आईफोन के इन नए वर्जन आईफोन 6s और 6s प्लस को लेकर खासा उत्साह है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि भारतीय बाजारों में कब ये उपलब्ध हो पाएगा। बरेली में जानवरों के तस्करों ने सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। सब इंस्पेक्टर की हत्या के बाद पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जेएनयू के पर्व पर्युषण पर मीट बिक्री को लेकर मीरा भयंदर के म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर के बीच ठन गई है। मेयर गीता जैन ने म्युनिसिपल कमिश्नर के 8 दिनों के बैन को घटाकर 2 दिन करने के निर्देश से इनकार किया। दरअसल मीरा भयंदर के म्युनिसिपल कमिश्नर ने पत्र लिखकर पर्युषण पर्व के दौरान सिर्फ 10 और 17 तारीख को ही मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के निर्देश दिए, जो कि पहले 8 दिनों यानी कि 10 से 17 तारीख तक का लगाया गया था। वहीं मेयर गीता जैन का कहना है कि मांस बिक्री पर अभी भी 8 दिनों का ही प्रतिबंध है। उनके मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी आदेश आने तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। मीरा भयंदर के अलावा मुंबई में भी मीट पर बैन लगा दिया गया है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार मुंबई में 10, 13, 17 और 18 सितंबर को मीट बैन रहेगा। राधेमा उर्फ सुखविंदर कौर बुधवार को एक बार फिर से कांदिवली पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने पहुंची। राधेमा के करीबियों ने उन्हें कार से उतारते ही सहारा दिया और महिला पुलिसकर्मियों के साथ थाने में ले गए। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राधेमा हर बुधवार थाने में हाजिरी लगाने आती हैं। राधेमा समेत 7 लोगों पर केस दर्ज है दहेज उत्पीड़न का। अगस्त के पहले हफ्ते में निकी गुप्ता ने राधेमा के खिलाफ मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। निकी का आरोप है कि राधेमा और गुप्ता परिवार के लोगों ने दहेज के लिए उसे बहुत प्रताड़ित किया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नेपाली महिला और बेटी को बंधक बनाकर बलात्कार के मामले में पुलिस ने विदेश मंत्रालय को लिखित रिपोर्ट दी है और अब आगे की कार्रवाई विदेश मंत्रालय के आदेश पर होगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी सऊदी अरब के राजनयिक के खिलाफ उनका केस काफी मजबूत है। ऐसे में पुलिस के मुताबिक उन्हें आरोपी से पूछताछ की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं सऊदी एम्बेसी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि हमारे डिप्लोमेट ने कुछ भी गलत नहीं किया। बता दें कि सऊदी अरब के राजनयिक पर एक नेपाली मूल की महिला और उसकी बेटी को बंधक बनाकर बलात्कार का आरोप लगा है। उबर टैक्सी बलात्कार केस से जुड़े एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में पीड़ित और गवाहों से फिर से अदालत में पूछताछ की जाए या नहीं।
इससे पहले हाईकोर्ट ने आरोपी शिव कुमार यादव की याचिका पर फिर से पूछताछ की इजाजत दे दी थी। हालांकि पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि बार बार अदालत में जाने से उसकी मुश्किलों का सामना बढ़ जाता है। पुणे के पनमाला में 2.5 साल की एक बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई है। बच्ची सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, जहां एक तार से अचानक करंट आ गया। इस हादसे में वहां मौजूद 5 महिलाएं भी घायल हुई हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में रेलवे के रिटायर्ड खेल प्रशिक्षक और कोच की महिला एथलीट्स से अश्लील हरकत करने पर जमकर पिटाई की गई है। महिला खिलाड़ियों के परिजनों का आरोप है कि कोच ने अश्लील हरकत की है। परिजनों के आरोप के चलते यहां पे महिला खिलाड़ियों की टीम जब विशाखापट्टनम खेलने के लिए गई हुई थी, तभी ट्रेन में कोच ने अपने एक सहयोगी के साथ खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की। परिजनों के मुताबिक पिछले काफी समय से कोच बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। शिकायत करने पर जीआरपी थाने यहां पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस के सामने ही कोच और उसके सहयोगियों की पिटाई भी की। बलिया के नगरपालिका में हुए टेंडर विवाद को लेकर मचे बवाल में गोली चलने से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। दरअसल घोटाले को लेकर व्यापारी बंद करा रहे थे, जिसके दौरान झड़प भी हुई। झड़प में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगने से यहां पे खबर मिली और भारी संख्या में इस खबर के बाद पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहां भी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए घंटों बवाल किया। चंडीगढ़ में एक निजी अस्पताल में 3 महीने के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गलत तरीके से इंजेक्शन देने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। गुजरात के अमरेली में 17 साल की एक लड़की ने अपने ही भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। लड़की ने 23 साल के भाई सिद्धार्थ की हत्या इसलिए की क्योंकि वो उसके प्यार में रोड़ा बन रहा था। पुलिस की माने तो पूछताछ में 17 साल की लड़की ने खुलासा किया है कि उसका भाई और माता पिता उसके प्यार के खिलाफ थे। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक माता पिता भी लड़की के निशाने पर थे। अमरेली में अपने भाई को मौत के घाट उतारने वाली बहन ने खुलासा किया है कि उसको हत्या का आइडिया एक क्राइम सीरियल देखकर मिला, जिसके बाद उसने घर में अकेले पाकर भाई की हत्या कर दी। गोरखपुर में मंधरिया गांव में एक युवक पर एक छात्रा को जिंदा जलाने का आरोप लगा। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगाई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में लोहे की कीलें निकली हैं और इससे हड़कंप मचा। मिड डे मील में कील निकलने से जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए। मिड डे मील में कील निकलने पर छात्रों का कहना है कि वो प्राथमिक विद्यालय में मिलने वाले मिड डे मील की शिकायतें अक्सर करते हैं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक शिकायतें सुनते तो हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। और यूपी के बाराबंकी में एक चाचा पर अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। यही नहीं, आरोपी ने नाबालिग का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर भी डाल दिया है। आरोप है कि जब बच्ची स्कूल से पढ़कर लौट रही थी तो उसके चाचा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्टर कार्यालय के बाहर आदिवासी महिलाओं ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया। महिलाओं ने घंटे भर इंतजार के बाद भी कलेक्टर के नाम मिलने पर कार्यालय परिसर में नाचकर प्रदर्शन किया। राजस्थान के नीम का थाना में एक महिला ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, हत्या के बाद उन्होंने शव का गुपचुप तरीके से दाह संस्कार भी किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब गांव वालों ने युवक की मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला और उसके नए प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ तो की है, लेकिन यहां पर यह भी सामने आया है कि दोनों ने मिलकर हत्या करने की बात भी कबूली है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर मास्टर प्लान का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्लान में बदलाव की मांग की। गणेशोत्सव शुरू होने से पहले ही जयपुर में भगवान गणेश को अनोखे अंदाज में लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है। जयपुर में एक मंदिर में गणेश जी को 1,25,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 308 एकड़ जमीन में बने इस एयरपोर्ट पर 452 करोड़ रुपए की लागत आई है। रायपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में पीने के बटे पानी की बोतल में सांप पाए जाने के बाद सनसनी फैल गई। एक महिला डॉक्टर के मिली पानी की बोतल में सांप पाया गया था। सीलबंद पानी की बोतल में सांप मिलने के बाद उसे जांच के लिए भेजा गया। वहीं सीएम रमन सिंह ने कहा कि किस कंपनी की तरफ से पानी की सप्लाई करवाई गई, इसकी जांच हो। कुंडा में मारे गए डिप्टी एसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की याचिका पर हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को 24 घंटे के भीतर परवीन को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का निर्देश दिया है। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम से जुड़े इंदौर के बड़े कारोबारी मुकेश कुमार लुधियानी के ठिकानों पर आयकर विभाग इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम ने छापे मारे। आयकर विभाग की टीम ने मुकेश कुमार लुधियाने की इंदौर, भोपाल, पुणे, कोलकाता समेत देश के 11 शहरों में 16 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। आयकर सूत्रों के माने जाए तो फिर मुकेश के यहाँ छापेमारी में करोड़ों की आयकर चोरी का खुलासा होता है। यही नहीं, ऐसे दस्तावेज भी हाथ लगे हैं जिससे आसाराम का पैसा मुकेश के कारोबार में लगे होने का पता चलता है।
यूपी के गजरौला में गंगा में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 अलग-अलग परिवारों के ये लोग अंतिम संस्कार करने गंगा धाम पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने एक बाइक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 चोरों को धर दबोचा। पुलिस ने इन चोरों के पास से 7 बाइक भी बरामद की। सरोद वादक अमजद अली को केरल सरकार और केरल नाट्य अकादमी की तरफ से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद उस्ताद अमजद अली ने कहा कि वो तिरुवनंतपुरम में एक अकादमी खोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। पीएम ने कहा कि ये वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को सलाम है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसरो को ये सम्मान प्रदान किया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिन चलने वाले सम्मेलन के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पॉन राधाकृष्णन भी मौजूद थे। सम्मेलन का कनेक्टिविटी पार्टनर रिलायंस जियो सम्मेलन में हिस्सा ले रहे 5000 प्रतिभागियों को 2 दिन तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा दे रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर फोन सेवाएं देने वाली कंपनियों से बात की है। ट्राई के चेयरमैन राम सेवक शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। ट्राई के चेयरमैन ने बताया है कि फोन उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप से आ रही परेशानियों के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद ट्राई उनके साथ फिर से बैठक कर समीक्षा करेगा। हैदराबाद में 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए ईटीवी के टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा ने दर्शकों तक और भी तेजी से खबर पहुंचाने का भरोसा जताया। यूएस ओपन में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर पूरा किया है। सानिया हिंगिस ने सारा और फाल्विया की जोड़ी को हराकर फाइनल में धमाकेदार एंट्री की है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर से खुले मंच पर साफ कहा कि उनकी जिंदगी में किसी और लड़की के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि वो एक बार कमिटमेंट कर चुके हैं। गुड़गांव में एक इवेंट में आए विराट कोहली से जब सवाल किया गया कि उनके 8 मिलियन फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि मैं एंगेज हूं। बेबी और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों के बाद अक्षय कुमार अब तीसरी बार निर्देशक नीरज पांडे के साथ काम करने की तैयारी में है। इस फिल्म का नाम है रुस्तम। दशरथ मांझी की जिंदगी को पर्दे पर उतारने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब एक और बायोपिक में काम कर सकते हैं और वो है अवार्ड विनिंग शेफ विकास खन्ना की। अनीस बज़मी ने वेलकम बैक के बाद अब अपनी अगली फिल्म पे काम करना शुरू कर दिया है। अनीस बज़मी अमिताभ बच्चन की 2002 में आई आंखें का सीक्वल बनाने की तैयारी में है। आंखें के सीक्वल में भी अमिताभ बच्चन 3 अंधों के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, पर अंधों का किरदार निभाने के लिए अनीस दूसरे कलाकारों की तलाश में हैं।